इदारे उर्दू के इस प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम एक सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपको बहुत शुक्रिया जनाब, जो आपकी नवाजिश है। आप हमेशा वक्त देते हैं, बहुत शुक्रिया। और आज का सवाल जो है हमारा वो है आर्ट के बारे में। और आर्ट में ज़ाहिर है जो हमारा बुनियादी रेफरेंस है वो तो अदब ही रहेगा, क्योंकि हम उससे मुतल्लिक हैं। ओवरऑल भी बात की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है बेहतरी है कि हम अदब के बारे में रहें। तो सवाल ये है आसिम साहब कि क्या हमारा जो पहले ज़मानों का अदब है उसकी निस्बत मुआसिर अदब जो है ये आर्ट के नुक्ता नज़र से आपके ख्याल में कम तर दर्जे पर आ गया है या उससे बेहतर है? उससे बेहतर तो नहीं है, ये अफसोस की बात है। और पता नहीं अब इस बात को जो मेरी बरादरी है, कम्युनिटी जो है, लिखने पढ़ने वाले, वो इसको किस तरह लें। हाँ, मेरी नहीं हमारी कहें, क्योंकि मैं भी उसी में से हूँ। हमारी तो जो कुछ आपके साथ सलूक होगा मेरे साथ भी होगा। तो ये मैं अपने बारे में ही कह रहा हूँ, क्योंकि हम अपने बड़ों को देखते हैं, उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं और फिर अपने लिखे हुए को मुआवजा करते हैं, तो हमें बड़ा क्या कहते हैं, नदामत का एहसास होता है। तो मजमूई तौर पे तो ये एहसास और बढ़ जाता है। इंफरादी तौर पे तो कुछ ना कुछ आप रास्ते निकाल लेते हैं कि फलां से बेहतर बराबर, तो फलां से कम हो तो फलां के बराबर। लेकिन मजमूई तौर पे आप देखिए तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेयार है हमारे तख्लीक का, वो चाहे आर्ट में है या पता नहीं, ये हमारे इलाके का एक खास तो मसला है या पूरी दुनिया में ऐसी सूरत हाल है। लेकिन ये एक हकीकत है कि उर्दू में, हम उर्दू की बात करते हैं, उर्दू का जो ज़री दौर था, ये हम सब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो गुजर गया। जो बड़े हमारे थे, चाहे वो शायरी में है, चाहे वो नसर में है, वो एक ये कोई तारीख का एक समझ लें कि कोई खेल था, कोई एक उसकी की तरकीब थी, कीमियाई तरकीब थी कि वो सारे एक ही दौर में थे। ये 70, 80, 90 और 60, 70, 80 6-7 दहाइयाँ थी। तो उर्दू में लिखने वाले ना सिर्फ इस तरफ बल्कि सरहद उस तरफ भी बड़े बड़े लिखने वाले मौजूद थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर रुखसत हो गए। और आज हमारे पास उनकी तलछट शायद थोड़ा सा सख्त लफ्ज है, वो रह गई। मसलन कुछ अर्सा पहले आपने एक नावल पे प्रोग्राम किया था आपके इदारे के तहत, तो उसमें मैं भी शामिल था, मुझे भी आपने मौका दिया था बात करने का। तो मैंने उसमें 2000 से पहले के जो 50 साल हैं उसके चंद नावल ऐसे ही उठा के रख दिए। और वो बिल्कुल सरसरी सी एक फहरिस्त थी, कोई 15-20 नावलों की। उसमें आग का दरिया से लेके और ये बहाव तक जितने भी नावल्स में आते हैं, तो वो सारे के सारे इतने बड़े हमारे पिलर्स हैं उर्दू अदब के, इतने बड़े, वो बाइस इफ्तिखार वो हमारे सरमाया है कि उसके मुकाबले में इन 24 वर्षों में हमने जो पैदा किया, ये नहीं कि हमने कोई कमतर अदब पैदा किया, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब मुवाजने की बात करेंगे फिर और बात हो जाएगी। तो उनके उस बड़े सरमाए के मुवाजने में हमने 24 सालों में जो पैदा किया वो बहुत ज़्यादा काबिल इत्मीनान तशफ़ी बख्श नहीं है। और इसी से अंदाज़ा होता है कि अगले 24 सालों में क्या होगा। तो ये तो सिर्फ इन 24 सालों के बारे में मेरे ख्याल में नहीं कहा जा सकता। यानी आपने चले नावल तो बाद में, चूंकि इसी सदी की पिछली जो सदी है हमारी 20वीं सदी, उसी में उर्दू में शुरू भी हुआ और उरूज को भी पहुंच गया। लेकिन जो शायरी है उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि मसलन 18वीं सदी में, 19वीं सदी में जो जैसे शायर थे, 20वीं सदी के शायर उससे इकबाल के अहद के बाद उससे कम दर्जे के हैं, और अब जो है वो उससे भी कम दर्जे के हैं? ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं यही आपसे कहलवाना चाहता था। ये मुझे ऐसा नहीं लगता। क्लासिकी अदब जो है वो एक अलग हिस्सा हम मान लें, उसमें हम देखिए हम क्यों क्लासिकी उसको कह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं कि वो हमसे 200 साल
150 साल पहले, दूर है तो वो क्लासिकी हो गया। 100 साल और गुजरेगा तो अब का जो मुआसिर अदब है ये भी उस दौर के लिए क्लासिकी हो जाएगा। जी सही। तो सिर्फ इस बुनियाद पर तो नहीं कहा जा सकता, क्यों पैमाना जो मेरे सवाल का है वो है आर्ट के नुक्ता नजर से। लेकिन मतलब आप आर्ट की क्या दलील देंगे कि अब का लिखने वाला पहले से कम दर्जे का आर्ट तख्लीक कर रहा है? ठीक है ना। देखिए मसलन ऐसा ही है जैसे तारीख तज़किरे वगैरह हम पढ़ते हैं तो अपने ज़मानों में भी जिन लोगों को अब हम बहुत बड़े क्लासिक समझते हैं, अपने ज़माने के लोग उनको उतना बड़ा नहीं समझते थे। मसलन मैंने फ़ानी के बारे में किसी का देखा, मुझे अब याद नहीं है कि किस नक्काद ने कहा था, ये फ़ानी बदायूनी के बारे में, कि उसने कुछ ऐसे मकामात पर उसके शेर पहुंचे हैं जो जगह गालिब से रह गई थी, वो उन्होंने ऊपर किया। अब इसका मतलब यह है कि ये कोई 20वीं सदी के आगाज के करीब के फानी के जमाने में ये उसके बारे में, फानी के बारे में ये राय थी। सही है, अब भी है, अब नहीं है। इसका मतलब है अब तो ज़ाहिर है नहीं है, क्योंकि जब हम गिनते हैं क्लासिकी अदब के बाद के शायरों को तो फानी का तो नाम भी हमारे जहन में नहीं आता। यानी अगर आप बहुत तफसीली तज़किरा करें तो फिर हम यानी हम कुछ जानते हैं, उसके शेर की अजमत के कायल हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो कंट्रीब्यूट आप कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूटर जो शुरा है उनमें तो फानी का नाम नहीं उस तरह से आता। तो इसका मतलब है कि अपने ज़माने में उसके बारे में जो राय दी जा रही थी वो क्या थी और बाद का ज़माना उसको क्या समझ रहा है। तो इसी तरह राशिद जो है, अपने ज़माने में राशिद के बारे में राय जो है वो इतनी ज़्यादा बुलंद नहीं थी जितनी अब हो गई है कि हम इकबाल के बाद सबसे बड़ा शायर जो है वो अक्सरियत जो है उसको समझती है। तो इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा, यानी इसका मतलब है कि ये सारा परसेप्शन जो है, सॉरी पर्सपेक्टिव जो है, तनाजुर का फर्क है कि जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे तो आपको चीज का सही नजर आएगा, क्या उसे कहते हैं, यानी जो उसका उसकी जो प्लेसमेंट है, उसका मकाम है, वो आपको सही नजर आना शुरू हो जाएगी। इसमें दो बातें। लेकिन अगर ये है, मेरा सवाल जो है वो ये है कि अगर ये है कि सिर्फ पर्सपेक्टिव का और टाइम का और इसका फर्क है, तो आर्ट के नुक्ता नजर से तो फिर हम ये नहीं कह रहे ना। देखिए ना, आर्ट के नुक्ता नजर से अगर हम कहें कि भाई आर्ट पहले 19वीं सदी का आर्ट ये था, उसके बाद 19वीं सदी का आर्ट ये है, 18वीं सदी के बाद और 20वीं सदी का ये है, फिर 21वीं सदी का आर्ट ये है। सवाल मेरे जहन में इस वजह से पैदा हुआ है कि देखिए 20वीं सदी का आदमी 18वीं और 19वीं सदी दोनों के आर्ट को सामने देखकर उसने अपना आर्ट पैदा किया। इसका मतलब है वो चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी। तो अब 21वीं सदी का आदमी जो है उसके पास पिछला सारा आर्ट उसके सामने है, उसको देखकर वो तख्लीक कर रहा है, वो बाद की पैदावार है, उसके पास कलेक्टिव कॉन्शियस बड़ा है, उसके पास समझने के जो जराए हैं आर्ट को वो ज्यादा है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि अब का आदमी जो है ये कमतर दर्जे का आर्ट तख्लीक करेगा? देखिए इसमें आपने जो बात की ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है बुनियादी फनी तकाज़े, ठीक है। दूसरा है जिसे आप उर्दू में क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, अब वो मार्कोनी ने टेलीफोन इजाद किया, ठीक है। अब अगर उसके बाद भी कोई टेलीफोन इजाद करें तो मार्कोनी एक अजीम मौजूद है, तो उसके बाद अगर 50 साल के बाद भी वही इजाद करे तो उसको तो इजाद कहेंगे भी नहीं, हालांकि वो उसी दर्जे की फनी तकाजे पूरे कर रहा है वो भी। जी ऐसी फनी तौर पे वो उतनी अजमत की जगह पे बैठा हुआ, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का सवाल पैदा हो जाएगा। अब जिस मुकाम तक हमारे क्लासिकी लोग या इकबाल से पहले के लोग आए, अब उस फनी जो एक महराज थी उससे उस तक अगर आप आते हैं तो ये आपका बड़ा कमाल होगा इंडिविजुअली, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो कंट्रीब्यूशन तो ये होगी कि आप उससे अगला कोई एक स्टेप लें, यानी कि वो भी करें जो उन्होंने किया, उस महराज को भी आप पहुंचे और उससे फिर अगली भी बात करें। अब ये हर अगले दौर के लिए ज्यादा एक मरहला मुश्किल हो जाता है अपने आप को साबित करने का, क्योंकि पहले जो साबित कर चुके उनकी सतह से आपको बुलंद होना पड़ता है।
तो ये अब चैलेंज जो है आपका लिखने वाले का, वो अब मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज देखें, किसी ज़माने में इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत बड़ी ताकत मानी जाती थी, और जिन नावलों में वो जो मुसन्निफ है वेल इन्फॉर्म्ड होता था, और उसने मतलब मोबी डिक की हम बात कर रहे थे एक पिछले प्रोग्राम में, तो उसमें उन्होंने बहुत जो शिकार के हवाले से जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं, औजार हैं, वगैरह वगैरह, सब तफसीलात उन्होंने लिखी हुई, जितनी ज़्यादा है कि आपको एक तो यकीन ये आता है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये खुद ऐसा शिकारी ना हुआ रहा हो, और वही हकीकत भी यही थी। और दूसरा ये कि वो इस तरह, फिर उसका कमाल ये था कि उसका पेंट इस तरह किया कि आप खुद शिकार करते हुए खुद को महसूस करते हैं, उन लहरों को सुनते हैं, आप गरज सुन रहे होते हैं उनकी। तो पहले तो ये था, लेकिन आज के इंफॉर्मेशन के दौर में अब ये बात बिल्कुल सानवी हो गई। अब आप अगर इंफॉर्मेशन लेके आते हैं अपनी तख्लीक में, तो ये कोई कमाल नहीं है। तारीख के वाकयात का जिक्र करते हैं, ये कोई कमाल नहीं। तो आपने पहले ये था, पहले आपने मसलन भी लिख दी, तारीख का एक वाकया पूरा या कहानी लिख दी, तो उसको आपने फनी कमाल के साथ लिख दिया, तो आपने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन जब आप लिख दिया आपने, अब अगली आज आप अगर वैसे ही करेंगे तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं मानी जाएगी। तो आज मामला ये बन गया कि वो लोग क्लासिक थे। अब आप देखें इकबाल के बाद क्यों ऐसा हुआ, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करें कि ना करें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इकबाल के बाद गजल का कोई बड़ा आदमी उस सतह का जो उनसे पहले थे शायद नहीं पैदा हो सका। ठीक है, वो जितने भी लोग पैदा हुए बड़े जो नाम है, वो सब नज्म के हैं। ये पता नहीं आप इस पे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करता। ठीक है, इस पे हम बात कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक इतना बड़ा आपके पास इतनी बड़ी रवायत है और इतने बड़े लिखने वाले कौन है, मसलन आप बताइए ना। यानी चलें इसी पे मिसाल ले लेते हैं, मसलन गालिब और इकबाल जो मीर हैं वो तो लेजेंड्स हो गए, वो एक तरफ हो गए। हाँ ठीक है जी। सेकंड जो लेयर है उस पे आए ना, यानी आतिश वगैरह, ठीक है, आतिश है, मोमन है, या तो क्या आप मतलब मुनीर न्याजी को नहीं समझते? वो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, कितना कहाँ तक उसका मिसरा जाता है या वो क्या करता है। ठीक है, या अगर आप हाल ही की जो जदीद गजल में कंट्रीब्यूशन थी, उससे अगले स्टेप पे आप जफर इकबाल को नहीं देखते? जी बिल्कुल सर, ठीक है, बड़ा थोड़ी देर के बाद जाकर मेरा ख्याल है चीजों के बारे में पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल उस मिकदार में हमने पैदा किया, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। मतलब ये इंडिविजुअल मिसालें तो हैं हमारे पास, जफर इकबाल की, मुनीर न्याजी की, तो इतने ही निकलेंगे ना सर। मसलन आप 19वीं सदी में कितने लोग निकालते हैं? 5-6 ही निकालेंगे। 18वीं सदी में 5-6 लोग निकालेंगे। मतलब जो दूसरी लेयर कहते हैं सौदा और मीर और दर्द, 3 लोगों को छोड़े अगर, तो पीछे कायम चांदपुरी हैं या ताबा हैं या सोज हैं, तो यही लोग बचते हैं ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अहद के लिखने वाले लोग जो हैं, अगर उनका मतलब मुंतखब कलाम जो है इसको देखा जाए या उन मुंतखब शायरों को देखा जाए, तो वो किसी तरह से उन लोगों से कम दर्जे के हैं। ये ठीक है, मतलब सौदा के मुकाबले में आदमी को खड़ा करना, अमीर के मुकाबले में किसी शख्स को खड़ा करना। अब देखिए ना, पूरी सदी में एक बंदा जब खड़ा होता है, तो वो तो इकबाल 20वीं सदी में खड़ा है, उसका तो जवाब नहीं होगा। अब अगला बंदा तो अभी 21वीं सदी में दरकार है ना। 20वीं सदी में तो जो एक एक आदमी होता है वो तो पूरा हम कर चुके हैं, इस वजह से बाद वालों से तो वो तकाजा करना भी ठीक नहीं। हम तो बाद वालों से कंट्रीब्यूशन का तकाजा कर रहे हैं। नहीं तो कंट्रीब्यूट तो सिर्फ फनी कमाल का नहीं, फनी कमाल तो मुनीर न्याजी ने कंट्रीब्यूट किया, जफर इकबाल कर रहे हैं, या 1-2 मिसालें आप और भी इस तरह की ले सकते हैं। लेकिन क्या उनसे हमने एक मजमूई तौर पे, वो ठीक है हम इस पर गजल बात नहीं करते, तो इख्तिलाफी बात हो गई, लेकिन असल हम बात ये कर रहे थे कि आज जो कंट्रीब्यूशन करने का जो एक देखे ना, एक लिखने वाला जो है, सवाल मेरे ख्याल में दूसरी तरफ चला जाएगा। मेरा जो आर्ट के नुक्ता नजर से सवाल है ना, वो ये है कि अब तक हम ये समझते हैं अदब में, बाकी चीजों में नहीं समझ रहे, यानी दुनिया का जो बाकी हमारे मामलात है उनमें नहीं समझ रहे। अदब में हम अब भी ये समझ रहे हैं, या फन में भी यही समझ रहे हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए।
यानी रियाजत जिसको हम कहते हैं ना, रियाजत इस तरह की हार्ड वर्क के बाद एक शय पैदा होगी हुई। लेकिन दुनिया स्मार्ट वर्क पे चली गई, हार्ड वर्क का जमाना नहीं रहा, अभी स्मार्ट वर्क का जमाना है। अब थोड़ी एफर्ट करके भी कुछ ऐसा पैदा कर सकते हैं जो इतना कंट्रीब्यूट कर दे जो बहुत ज्यादा रियाज के बाद शायद ना हो सके। तो मुमकिन है कि नए जमाने का आदमी उस तरफ जा रहा हो कि वो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो बड़ी सतह पे कंट्रीब्यूट कर दे। ठीक है ना, मतलब आप नुसरत फतेह अली खान की मिसाल आपके सामने। आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को, ये मुतबादिल नहीं है एक दूसरे के, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, है ना। मतलब पहले तो हार्ड वर्क से आप एक महराज हासिल कर लेते, कमाल हासिल कर लेते थे, ठीक है। तो मैंने यही कहा कि सिर्फ अब वो जो कमाल जो है ना वो काफी नहीं है, अब आप कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन के लिए आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, लेकिन जब तक आपकी बेस उस हार्ड वर्क से ठीक नहीं होगी आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि स्मार्ट वर्क के चक्कर में, अब आपकी ही टर्म हम इस्तेमाल जी करते हैं, जी, वो हार्ड वर्क वाला जो एलिमेंट था वो माइनस होता जा रहा है। ठीक है, वो तो होगा। अगर स्मार्ट वर्क के जरिए काम हो जाता है, मुमकिन नहीं सर। नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं मिसाल देता हूँ। जी जी, किसी जमाने में मुझे शौक हुआ रेडियो से, कि रेडियो मैंने खोला, वो ट्यूबों वाला रेडियो था, जी खुल गया, बंद नहीं हुआ, होता ना एक जी जी, ऊपर में होता। तो ख्याल हुआ कि चलो रेडियो सीखते हैं। वो एक वहां पे एक था, एक इंस्टीट्यूट में एक रेडियो सीखने चला गया। उसने मुझे जब मैंने सीखा तो तब ये ट्रांजिस्टर वगैरह आ गया हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने हमें शुरू करवाया वो ट्यूबों वालों से, या उससे पहले जो था उसका कराया, फिर ट्यूबों का एक सिस्टम बताया, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर की तरफ आए। और तो मैंने ये, मेरे में सवाल पैदा हुआ कि मैं तो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है इन सारी पिछला पाखंड में जाने की, थ्योरी को समझने। लेकिन वो जो बेस होती है, ये हार्ड वर्क आपका बेस है। मसला आप मौसीकी, आप खुद आप बड़े अच्छे गुलकार भी हैं, मौसीकी को समझते हैं आप। मौसीकी में आप कुछ भी जो लगाना चाहते हैं, मुर्कियां, ताने वगैरह जो लगाना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है जब तक आपका एक खास सतह तक बेस को मुकम्मल करने वाला, जो बेस को मुमकिन बनाने वाला रियाजत उसमें ना शामिल है। ठीक है बात आपकी, यानी तो आप स्मार्ट वर्क ये जो है ना, ये जो आपने बात की है हार्ड वर्क की, यानी यहाँ तक जो आपने, वो है मीडियम को मुसख्खर करना। हाँ हाँ, जिसमें कि जो आपका मीडियम है, उस पे एक तस्खीर तो बहरहाल आपको चाहिए ना। मतलब आप रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रंग पर एक दस्तरस चाहिए, तब आप पेंटिंग आगाज ताकि वो रुकावट ना बने। इसी तरह अगर आप अदब पैदा करते हैं तो लफ्ज पर आपको तस्खीर चाहिए कि आपको पता हो कि लफ्ज का माना क्या और उसका इस्तेमाल क्या है, उसका तख्लीकी इस्तेमाल कैसे होता है। सुर को आपको जानना चाहिए अगर आप मौसीकी का, वो तो ठीक है, यहाँ तक तो चाहिए होती है। लेकिन इससे आगे की जो बात है ना, कि आप फन तख्लीक करते हुए, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बुनियादी इस जो लवाजमा है इसके साथ कोई लिखने वाला आ जाता है, तो मुमकिन है कि उसके पास कोई पैंतरा ऐसा हो जो हमें लग रहा हो फिलहाल कि ये शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये दूसरी तरफ जा रहा है, और हम 15 साल बाद या 20 साल बाद जाके मान लें कि ये तो कंट्रीब्यूशन थी। नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि इस वजह से, मतलब क्या हमें ये दिमाग अपना इस तरफ को नहीं लाना चाहिए कि नया जमाना जो है उसकी जमालियात भी कुछ नई हो सकती है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, ये आपकी बात ठीक है कि आइडियाज होते हैं। हाँ, कि हम सिर्फ यानी उस बिल्कुल एक ढांचा जो पहले से बना हुआ सांचा है, उसी तरह से ही चीजों को नया बनाने के ना सोचें। जुबान ठीक है, वो उसको तख्लीकार को आनी चाहिए, वो उसकी बुनियादी दस्तरस है, लेकिन उसके बाद जो है वो किसी इजाजत देनी चाहिए उसको कि कोई और जदीद तरीका इस्तेमाल करके। ठीक है, मतलब मैं देख रहा था पेंटिंग में कि पहले वो आराम से बैठ के तो ऐसे ऐसे नुक्ते लगाते रहते थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, तब जाके वो एक, लेकिन वो उसने एक जाली ली और जो ये ब्रश होता है ये दांत साफ करने वाला, उसमें रंग को भिगोया और उसके ऊपर ऐसे ऐसे किया, ठीक है, उससे छींटे पड़े हैं, तो वो उससे ज्यादा नेचुरली पड़ गए हैं। इसका मतलब है कि उसने ये सोचा है कि बजाय इसके कि इसको कलम के साथ ऐसे ऐसे नुक्ते लगाए, स्मार्टली उसने किया है और उससे वही तासुर पैदा हुआ है। ठीक है ना, रंग को
कैनवस पर भेजने का उसने तरीका ब्रश की बजाय एक और इख्तरा कर लिया है। तो हम यानी अब आर्ट जो है ये एक नई सतह पर, इसका मतलब है वो चला गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसने कोई दाव लगाया है उसने, या कोई गड़बड़ किया है कि नहीं, उसके साथ लगाता अगर तो फिर आर्ट था, और ये ऐसा किया तो ये नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ना। तो अदब में हम क्यों नहीं सोचते कि कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है कि वो उस रास्ते से ना आए जो लंबा पड़ता है, या जिससे सारे ही आते रहे हैं, वो किसी ऐसे रास्ते से आए जो शॉर्टकट और वो किसी ऐसी जगह खड़ा हो जो डेस्टिनेशन है। देखिए ना, इससे तो गर्ज नहीं है कि शय बनी कैसे है, किस तरह से बनी है। नहीं, आप आपकी बात समझ गया, बिल्कुल ठीक बात है कि उसके पास कोई ऐसा ख्याल है, कोई ऐसा जाविया चीजों को देखने का जो पहले लोगों के पास। तो वापस आते हैं अपने सवाल पे। तो आपका ख्याल है कि अभी कोई ऐसा आदमी हमारे सामने नहीं आया? हमारे पास नए आइडियाज तो हमेशा हर दौर में आते रहते हैं। लिखने वाले जो आए हैं नए, जो लिख रहे हैं आजकल, तो किसी ने भी कुछ बना के ऐसा दिखाया नहीं? उसमें नया ख्याल भी मौजूद है, वो जो आपने बात की, और वो एक स्मार्टनेस भी मौजूद है चीजों को मुख्तलिफ तरह से देखने की। ठीक है, ये बस बात समझ में आती है। लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक, वही बात करूंगा कि एग्जीक्यूशन के लिए आपको जो कमांड होनी चाहिए अपने आलात पर, जो भी आपके आलात, कलम है या जुबान है, मतलब है कि मीडियम को मुसख्खर करना जो है वो उसके बगैर मुमकिन नहीं। वो नहीं है, वो मुमकिन नहीं। देखिए ना, आप उसके बगैर आप यानी स्मार्टनेस अगर आप दिखाएंगे तो एक हद तक तो होगा, लेकिन वो उससे कोई बड़ी तख्लीक पैदा करने का, आप गला नहीं बनाएंगे अपना, इसको पकाएंगे नहीं, तो उसके ऊपर फिर आप चाहे रॉक एंड रोल गाएं, चाहे आप नात पढ़ें, कुछ भी करें आप, वो तो उसके बाद की बात है ना। फन तो उसके बाद शुरू होता है। तो वो तो बुनियादी अब हुआ ये कि ये जो हमारा जो तेज मिजाज, जो तेज रफ्तार, जो एक सोशल मीडिया का एक मिजाज है, उजली पसंदीद है, जिसकी वजह से आई हमारे मिजाजों में, उसने हमें उस हार्ड वर्क से बिल्कुल ही अलग कर दिया। हार्ड वर्क के बगैर तो मुमकिन नहीं स्मार्ट हो सके आप, ये मुमकिन नहीं। तो इसका मतलब है कि यानी खत्म हम इस बात पे करते हैं कि आपका ख्याल ये है कि आर्ट जो है, आर्ट के नुक्ता नजर से भी, यानी देखें तो दोनों को मिला के बनेगा ना, कंट्रीब्यूशन और बुनियादी आपका बेस, उन दोनों को मिलाएंगे तो आर्ट बनेगा। देखिए 90% लेबर होती है आर्ट में, इसका मतलब 10% होता है उसमें। लेकिन ये एक आप 100 साल पहले की जो कुलिया है वो दोहरा रहे हैं। अगर एलियट की बात कर रहे हैं तो अगर आप एलियट की बात कर रहे हैं तो 100 साल पहले का, मैं तो एडिसन की बात करूंगा, वो कहता 99% लेबर होती है, चले ये 1% जीनियस होते हैं। हाँ, तो नए जमाने में भी आपके ख्याल में यही चलेगा? हाँ, चले ठीक है। अब अगर आपका ये नुक्ता नजर है तो इस पे हम फिर किसी और दोस्त से भी पूछेंगे। या कुछ देर के बाद आप ही से दोबारा बात हो सकता है बदल जाओ। मैं इससे भी इनकार नहीं करता, मैं तो बिल्कुल ओपन में रखा हूं। आप हो सकता है आप किसी स्मार्ट वर्क के जरिए आगे। तो मतलब है कि आज ये खत्म हम इस पे कर रहे हैं कि आपका ख्याल ये है कि फी जमाना बेशक स्मार्ट वर्क के हवाले से लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करके किसी ने कोई ऐसा बड़ा फन पारा तख्लीक नहीं किया जिसको हम पिछले जमानों के बड़े फन पारों के मुकाबिल लाकर। देखें, एक मैं नुकता ऐड करूंगा, ये किसी ने नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ज्यादातर लोगों ने, यानी उतनी तादाद में नहीं। क्यों जरूरी है, मतलब क्यों जरूरी है ये बेस वर्क, क्यों जरूरी है? उसके बगैर तासुर पैदा नहीं होता। अगर आप एक पीस ऑफ आर्ट बना रहे हैं तो वो तासुर ही पैदा नहीं कर पा रहा, सिर्फ एक नएपन से आपको चौंका रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी। तो यही आप देखें सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि आपको थोड़ी देर के लिए नए का इल्तिबास तो होगा और वो इम्पैक्ट भी करेगा, तासुर भी उसका होगा, अच्छा भी लगेगा। वो हार्ड वर्क वाला एलिमेंट माइनस उसमें से, उसकी बेस कोई नहीं है, तो उम्र कम हो जाती है, उसकी उम्र कम हो जाती। अब ये इतना हाइप मिलते हैं चीजों को, आप देखें चाहे वो आर्ट है, चाहे वो मौसीकी है, नया भी लगता है, एकदम से वो गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? तो क्यों आपके ज़हन में अब भी वो रफ़ी ही गुनगुना रहा होता है और लता ही गुनगुना रही होती है, तो ये नॉस्टैल्जिक भी हो सकता है। हाँ, नॉस्टैल्जिक भी है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जो कंसंट्रेशन का जो आपका है ना स्पैन, उसको भी नए जमाने ने कम कर दिया है। और एक के बाद एक नई चीज इस तरह से आ रही है, तो इस वजह से भी मेरा ख्याल है वो इतनी देर ज्यादा टिकता नहीं है। एक वजह ये पसंदी आ गई।
चीजें माइनस होती जा रही हैं। इसके मेरे ख्याल में फिनोमेनन और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। हाँ, तो बहरहाल तो इसी बात पे जनाब बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब, आप हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं और एक अच्छी गुफ्तगू आपने आज भी मुझे आपसे सीखने का बहुत मौका मिला। तो शुक्रगुजार हैं अपने अपने देखने वालों के भी कि वो मुसलसल इस प्रोग्राम में दिलचस्पी लेते हैं और हमारे जो सवाल हैं उनके साथ एक लगाव है उसको कायम रखते हैं। हम भी इंशाल्लाह एक नए सवाल के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे।